देश में कोरोना की तीसरी लहर की इन दिनों चर्चा आम है। विशेषज्ञ अपनी राय रख रहे हैं तो उधर सियासी गलियारों में भी तीसरी लहर को लेकर बयान आ रहे हैं। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पतालों में बेड तक खाली नहीं रहे थे। यही वजह है कि तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट होने से सरकारों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में इनके मरीज भी मिले हैं। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच बच्चों में खतरा ज्यादा होने के संकेत ने भी ज्यादा डराया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में चुनौती भी बड़ी खड़ी हो रही है। सरकार ने स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेंट के कारण इसके खतरनाक रूप धारण करने की आशंका जताई है। इस वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने उन 3 राज्यों को एडवाइजरी जारी कर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है जहां इनके सबसे अधिक केस सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये आप निश्चिंत रहे। हमने हमारा पूरे एमएलए फंड का बजट भी जो है उसका बड़ा पोर्शन हम लोग लगा रहे हैं मेडिकल के अंदर। आने वाले वक्त में अगर बच्चों के ऊपर जो शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि बच्चे हिट होंगे इस बार थर्ड वेव में, उसकी तैयारी भी रास्ते में चल रही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दुनिया में भारत समेत 9 देशों में ये नया वेरिएंट मिल चुका है और इस वेरिएंट के तेजी से फैलने के संकेत भी मिले हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए इसके मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है। हालांकि इस बीच ये जरूर है कि आमजन यदि अनुशासित रहे तो तीसरी लहर पर काबू जरूर किया जा सकता है। इसको सरकारों ने भी माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के जो वेरिएंट हैं अलग अलग म्यूटेंट में भी देखे जा रहे हैं। डेल्टा यानी कि सेकंड वेव जो इंडिया में आई, दुनिया के 9 देशों में तबाही का बड़ा कारण जो रहा वो डेल्टा रहा। लेकिन अब इसका नया म्यूटेंट आया है जिसे जीनोम सीक्वेंस के जरिए आइडेंटिफाई किया गया है। वो आ रहा है डेल्टा प्लस। अब डेल्टा प्लस के अभी तक कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं आई है कि वो कितनी तबाही मचाएगा या फिर एक स्लो वायरस रहेगा, क्या रहेगा, कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन यहाँ एक
राहत की खबर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक 64 वर्षीय महिला जिसको डेल्टा प्लस का वायरस उसमें मिला था और वो घर पे ही ठीक हुई हैं, तो एक राहत की खबर कही जा सकती है। डेल्टा ने जब सेकंड वेव जिसे कह रहे हैं ऑक्सीजन लेवल को लगातार डाउन किया, सीधे लंग्स को इफेक्ट किया, तो ये उसका जो हमारा क्लिनिकल सिस्टम है जिसके जरिए हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ क्या उसकी हिस्ट्री रही, तो वो इस तरह की रही। लेकिन डेल्टा प्लस को लेकर के अभी तबाही मचाएगा या फिर कहें कि बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कि जैसे कह सकते हैं कि स्लो भी हो सकता है, अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। खैर, लेकिन चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर आ सकती है और राहत की खबर यह है कि अगर आप ईमानदारी के साथ में प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, जो आपके चिकित्सक, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि राहत की खबर रहेगी। आप 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, वो कोई सा भी वेरिएंट हो, बिना वजह आप ना निकलें, डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ से बचेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी। वैक्सीनेशन अगर हो चुका होगा तो आपके लिए राहत की खबर हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट या शोधकर्ता इस बात को लेकर के जुड़े हुए हैं कि क्या डेल्टा प्लस वैक्सीन को चकमा दे सकता है, कुछ इस तरह की चीजें। तो हमारे साथ आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ डॉक्टर के शर्मा साहब, राजस्थान के डायरेक्टर हैं पब्लिक एंड हेल्थ के, और रमेश मिश्रा साहब, जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। आपका स्वागत है। मैं मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा। पहले हम जीनोम सीक्वेंस के जरिए वेरिएंट के म्यूटेंट पे नजर तो रखते हैं, डेल्टा को आइडेंटिफाई भी कर लिया, जो चर्चाओं में कि 40 केस मिल चुके हैं, एक दिन पहले 21 का था, अब 40 मिल चुके हैं, भोपाल में एक महिला ठीक भी हो गई है। तो सर, ये वायरस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी, या एक वायरस का आज जो म्यूटेंट है वो जितना संक्रमित कर सकता है वो आगे तक भी ये रहेगा, या फिर वायरस थोड़ा स्लो होता है, या फिर स्लो से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर डाउन आता है, क्या है सब इसका कुछ? देखिए, कोई भी इंफेक्शियस डिजीज है, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो जब आउटब्रेक होता है तो उस आउटब्रेक में एक बार वो अपने पीक पर पहुंचता है। केसेस शुरुआत में थोड़े होते हैं और फिर वो बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद अपनी पीक पर पहुंचने के बाद वो वापस उसका डाउनफॉल होता है और केसेस कम हो जाते हैं। अब ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हम अगर इसमें कुछ मेजर्स लेते हैं, जैसे कि हम प्रिवेंशन के लिए हम लॉकडाउन करते हैं, या हम सैनिटाइजेशन करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, इससे जो उसका नेचुरल पीक होता है हम उसको रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस पीक को रोक लेते हैं और हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके बारे में हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो होता यह है कि दूसरे वेव के आने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो वेव फॉर्म में जो डिजीज आती है उसका मुख्य कारण यही है कि हम जो उसके नेचुरल वेव है उस नेचुरल वेव को कट डाउन कर देते हैं, और इसलिए ये डिफरेंट वेव्स में कोई भी इंफेक्शियस डिजीज फैलती है। और जब भी कोई नया वायरस आता है या वायरस में म्यूटेशन होता है, और जब सेकंड या थर्ड वेव आती है, तो नेचुरली वायरसेस में कुछ बदलाव के साथ आती है जी। और वो जो बदलाव होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो वायरस को कम्युनिटी में सरवाइव करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें सेकंड वेव की, तो जो वायरस आया था उस वायरस में ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत थी पहले की तुलना में, वो बहुत जल्दी फैल रहा था, और उसकी डिजीज की सीवियरिटी यानी बीमारी की गंभीरता वो भी उसमें ज्यादा थी। और हमने देखा कि उसमें सीवियरिटी होने की वजह से डिजीज बहुत हुई, डेथ भी बहुत हुई, और वो फैला भी बहुत तेजी से। लेकिन उसकी एक अच्छी बात भी रही कि जितनी तेजी से वो फैला उतनी तेजी से वो हम उसको स्टॉप भी कर पाए। कारण यही था कि हमने उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को पहचान लिया, और हमने उसके लिए जो मेजर्स थे, हमने जिन मेजर्स को फर्स्ट वेव में हमने अपने लोगों को ट्रेन किया था, उसका दोबारा उपयोग करने से हम उसकी सेकंड वेव को कंट्रोल कर पाए। अब जो स्थिति है, आज जो डेल्टा वेरिएंट मौजूद है, जो इस वक्त कई कंट्रीज में मौजूद है डेल्टा वेरिएंट, उसमें हम ये जानते हैं कि उसकी भी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो अभी रिसेंटली जो हमने डिटेक्ट किया है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और केरला में, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है
इसके बारे में हम अभी तक बहुत ज्यादा तो नहीं जानते, क्योंकि बहुत कम केसेस हैं। जैसे जैसे इसकी स्टडी होगी हम इसके बारे में जानेंगे। पर ये बात मान के चलिए कि कोई भी वायरस जब कोई नए फॉर्म में आता है तो वो पहले वाले वायरस से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसकी फैलने की संभावना है, हम ये मान के चलें, ज्यादा होगी। हम ये मान के चलें कि उसके बीमारी फैलाने की क्षमता पहले से ज्यादा होगी, और सीवियरिटी ऑफ डिजीज यानी बीमारी की गंभीरता भी हम ये मान के चलें ज्यादा होगी। बिल्कुल, मैं के शर्मा साहब से मुखातिब हूँगा। सर, आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हम जो चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले ही ये बात कही है कि थर्ड लहर जो है वो आ सकती है, उसकी संभावनाएं हैं। उसी तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये संक्रमण बढ़ सकता है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि फिर भी शोधकर्ता लगे हुए हैं कि क्या पोजीशन रहेगी इसकी, क्या क्लिनिकल रिस्पॉन्स आता है इसका। लेकिन बात तैयारी की आती है कि हम अगर कोई भी, क्योंकि दूसरी लहर जो आई, हम इतने तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि दुनिया में जिन भी मुल्कों में ये गया उस तरह से तैयार नहीं थे। अचानक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये स्प्रेड रिस्पॉन्स बहुत जल्दी कर रहा था, कि तुरंत अगर जहां से जो संपर्क में आया वो बच नहीं सकता था। पहले वाले में तो फिर भी कुछ कहा जा सकता है कि आपने अगर थोड़ा भी डिस्टेंस रहा तो वो बच सकता था, लेकिन ये बहुत ही जल्दी इसने स्प्रेड किया। तो हम बात तैयारी की करना चाहेंगे, क्योंकि डेल्टा प्लस को लेकर के और थोड़े से लोग पैनिक हैं कि क्या स्थिति है। तो मैं आपको आमंत्रित करने का हमारा मकसद भी यही था कि राजस्थान सरकार की आप तैयारियां बता सकते हैं, किस स्थिति में क्या निर्देश मिल रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश तक अगर वायरस आया तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बॉर्डर पे हैं उसके। धन्यवाद सर आमंत्रित करने के लिए। सर, आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वेव आई थी 28 फरवरी को हमारे राजस्थान में प्रथम केस आया, उस समय राजस्थान में किसी प्रकार का कोई RT-PCR लैब नहीं था। हमने वायरोलॉजी पुणे में टेस्ट करवाया। उसके बाद में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने डेवलपमेंट किया, मूलभूत संरचनाओं का विकास राज्य में किया, और आज 68 ऐसी लैब है जो RT-PCR टेस्ट राज्य में करती है। लगभग 1.5 लाख के करीब टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी चीज का। अगर कोई चीज, नई चीज आती है और उसके परिप्रेक्ष्य में अपन को मूलभूत संरचनाओं का विकास करना है, डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन को वहां नियुक्त करना है, साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट और लॉजिस्टिक का आपको व्यवस्था करनी है। तो प्रथम लहर में राजस्थान राज्य के पास ऐसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, नई बीमारी थी, न कोई इस पे थीसिस थी, न कोई जांच थी। किसी प्रकार की जो बीमारियां अपन को पहले से पूर्व में पता नहीं था, ये कौन सा वायरस है, क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, ड्रग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं था इसका कोई भी। उस समय भी आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने बड़ी सहजता से, हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और संवेदनशील चिकित्सा मंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया और विभाग ने जिस प्रकार से काम किया, कैजुअलिटी बहुत कम हुई और संक्रमण दर को भी हमने नियंत्रण किया और प्रथम लहर समाप्त हो गई। म्यूटेशन के साथ में, जैसे डॉक्टर रमेश शर्मा जी ने बताया, रमेश मिश्रा जी ने बताया, म्यूटेशन के साथ में वायरस दूसरा आया, डेल्टा वायरस आया। उसकी जो इन्फेक्शियस रेट थी वो ज्यादा थी, कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हुई। उस समय तक हम ये समझ चुके थे कि इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये है, और इस प्रकार से हमने जो डेवलप की है मूलभूत संरचनाएं, उसके हिसाब से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 2 महीने में ही वो जो इन्फेक्शियस रेट है वो किस प्रकार से कम, निम्न स्तर तक आ गई। हाँ, ये मानता हूं मैं कि कैजुअलिटीज इसमें काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है ना, और उसका बहुत सारा रीजन है कैजुअलिटीज होने का, कि लेट समय में अस्पताल आना, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं इन्फेक्टिस हुए, वो वहीं पे लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइन नहीं। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जो उसके साथ में जो कंट्रोल, प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, भीड़ भाड़ भरे एरिया में नहीं जाना, ये सब लोगों ने पालन नहीं किया। जैसे जैसे लॉकडाउन हटता गया वैसे वैसे लोग इकट्ठे होते गए, भीड़ भाड़ भरे जाते रहे, तो जो सावधानियां रखनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं रखी। अब जब अपन ये चीजें, हमने अभी तक जो सेकंड वेव है लगभग कंट्रोल स्थिति में है, अब अपन बात करते हैं थर्ड वेव की और डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करते हैं, तो वो संभावनाएं गर्म में है अभी।
अभी अपन को पता नहीं है कि संभावनाएं आएगी या नहीं बिल्कुल आएगी, बिल्कुल, है ना। हाँ ये सही है सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे दूसरी मैं- लहर में हम उस तरह से तैयार नहीं हो पाए क्योंकि इस वायरस ने हमें मौका नहीं दिया, समय नहीं दिया मैं कि हम वही चीज कुछ आपसे तैयारियां निवेदन कर करना सकें। चाह रहा हूँ। मैं वही चीज आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। तो संभावनाएं जब गर्भ में होती है, उसके बावजूद भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हमारी सेनाएं सतर्क रहती है, हमारे पास गोला बारूद है, हमारे पास संसाधन है, तो राज्य की सीमाओं को हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रकार से हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे राज्य में मूलभूत संरचना अगर स्ट्रेंथनिंग होगी, उनकी मूलभूत संरचनाओं की, उन जगह पे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को डिप्लॉयड करेंगे, हमारे पास संसाधन होंगे, तो जो संभावित लहर है तीसरी, उसको हम उससे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो उसी के मद्देनजर हमारे विभाग ने 332 हेल्थ केयर फैसिलिटी चिन्हित की है पूरे राज्य में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हैं, एसडीएच भी है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। वहां पे हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी चिन्हित किया है कि कौन कौन ह्यूमन रिसोर्सेज वहां डिप्लॉयड होगा। उसके साथ साथ हर सीएससी पे 5 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड डेवलप कर रहे हैं, गुड। 5 आईसीयू बेड भी डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हमने मूलभूत संरचना का विकास किया, इंस्ट्रूमेंट वहां सब कुछ दे दिए, ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉयड कर दिया, लेकिन उसके साथ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनको ऑपरेट करने का है, उनको किस प्रकार से। यही तो सबसे उसके बड़ी लिए बात है सर, ये सबसे बड़ी बात है के शर्मा साहब, ये सबसे बड़ी बात है कि जो थर्ड वेव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, और कुछ मिस्टर गुलेरिया भी कह चुके हैं, कुछ जानकारी आ रही है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है ये थर्ड वेव, क्योंकि एडल्ट्स में और बिल्कुल, और केयर यूनिट्स जो हैं आपके बच्चों के लिए, उसमें बड़ा अंतर होता है। जो मॉनिटर वहां पे काम करने वाला जो है, जो भी आपका वार्ड बॉय होगा या नर्सिंग स्टाफ होगा, उसको ट्रेन करने की आवश्यकता दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, उन दोनों में अंतर है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बात बता चुके हैं कि उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाने की जरूरत है, उन्हें तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि ये सवाल हमारा इस वजह से भी है कि आज जो हमें देख रहे हैं लोग, वो ये महसूस कर सके कि हाँ, तैयारियां पूरी हैं, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। क्योंकि देखिए, लहर की संभावनाओं को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, संभावना तो हो सकती है। आज हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, चौथी भी हो सकती है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, वायरस की हिस्ट्री ये कहती है कि लहर 3 नहीं 4 भी आ सकती हैं। जैसे ब्रिटेन वगैरह में कई जगह पे ये भी माना जा रहा है कि चौथी वेव भी वहां पे एंटर कर रही है। तो हम मूल रूप से अगर देखें तो ऐसे वायरस के इफेक्ट को कम कर सकें, किस तरह की तैयारियों की उम्मीद की जानी चाहिए, ये तैयारियां होनी चाहिए, हम किस तरह से उसे ये कहें कि रोकने की, जैसे हम प्रोटोकॉल एक आप लोगों का होता है कि आप इसको फॉलो करिए तो काफी हम बच सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम किस तरह की तैयारी रखें? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि थर्ड वेव के बारे में हमको पता है कि ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा असर करेगी। तो हमें बच्चों के लिए जो तैयारियां करनी चाहिए वो जाहिर है कि इस वेव के लिए पर्टिकुलरली हमको बच्चों के लिए ज्यादा तैयार होना है। और जहां तक मुझे पता है राज्य सरकार ऐसा कर भी रही है, बच्चों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां तक मल्टीपल वेव्स का सवाल है, ये वायरसेस का जो जेनेटिक चेंज का जो सिस्टम है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि वायरस कम्युनिटी से जाता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है कि अपने स्वरूप को चेंज करके बार बार आता है। इसके लिए हमको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो होने ही चाहिए, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमको वैक्सीन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्या है कि जब हम वायरस के लिए वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे एंटीजेंस को, या हम यूं कहें बहुत सारे कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और जब वायरस म्यूटेट करता है तो वो किसी एकाध जीन में ही म्यूटेशन करता है। इस प्रकार हम जो वैक्सीन काम में लेते हैं वो म्यूटेटेड वायरस यानी कि वेरिएंट के अगेंस्ट भी काफी हद तक काम करती है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वैक्सीन हमारे पास इस वक्त उपलब्ध है, उस वैक्सीन का हम व्यापक रूप से इस्तेमाल करें, और जितनी भी ज्यादा पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सके, ये हमारा अभियान हमको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव्स के अगेंस्ट में काफी फायदेमंद साबित होगा। और मिश्रा साहब, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 9 मुल्कों में डेल्टा प्लस के जो वेरिएंट है उसका नया म्यूटेंट मिला है।
वहां ये देखा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो इसमें कारगर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन को भी एक गच्चा दे रहा हो, कुछ ऐसी चीजें हैं अभी तो। ऐसा कुछ हिस्ट्री में कुछ सॉरी ऐसा कुछ मिल रहा है अभी कि हाँ इस तरह के हाँ संकेत मिल रहे हो का हाँ ये वेरिएंट जो है ऑलरेडी है, स्टैंड कर रहा है, लेकिन इसका जो नया म्यूटेंट है वो इस तरह से चकमे भी दे रहा है। हाँ ऐसा है। जो कॉकटेल एंटीबॉडीज हैं हमने अभी राइट। डेल्टा वेरिएंट में इस्तेमाल करी हैं। हाँ ये हाँ। एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो एक ही एंटीजन डिटर्मिनेंट के अगेंस्ट बनाई जाती हैं, और जी ये डेल्टा वेरिएंट में काफी इफेक्टिव रही थी। इसको हमने डेल्टा वेरिएंट में इस्तेमाल किया और काफी लाइव्स को सेव किया। लेकिन ये जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कॉकटेल को डिसीव करने में कामयाब है, ऐसा हमको देखने में आया है। हालांकि ये स्टडीज पूरी नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं 9 कंट्रीज में डेल्टा प्लस वायरस मौजूद है, पर हम इसकी ज्यादा स्टडीज अभी नहीं कर पाए हैं। और ये भी कि इसके नंबर ऑफ केसेस अभी कम हैं। इसलिए ये अभी एक स्टेटमेंट दे देना कि ये कॉकटेल एंटीबॉडीज को डिसीव कर देगा या उनको चकमा दे देगा, जल्दबाजी होगा अभी। ये जल्दबाजी होगी। राइट। और ये तो बात है कॉकटेल एंटीबॉडीज की, जो हम सप्लाई ऊपर से देते हैं, एडिशनल सप्लाई देते हैं एंटीबॉडीज की। लेकिन जो नेचुरली बनने वाली एंटीबॉडीज हैं जो हमको वैक्सीन से मिलती हैं, वो उन एंटीबॉडीज के में जो हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम है, बहुत सारी एंटीबॉडीज उसमें बनती हैं। उसमें काफी सारी एंटीबॉडीज हैं और वो सबको चकमा दे दे ऐसा मुश्किल है। राइट। इसलिए हमको वैक्सीन पे तो रखना ही चाहिए। इसके अलावा हम जब ये जान जान चुके हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओरोफेरेंजियल रूट है, हमको ये पता है कि ये नाक और मुंह और सांस के जरिए जब फैलता है, और हमारे पास इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो मतलब ऑलरेडी हम उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत हो चुकी है, तो हम उन मेजर्स को इस्तेमाल करना छोड़े नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और जो दूसरी चीज है वो वैक्सीन है। जहां तक साइंटिस्ट का सवाल है, जब भी कोई वेरिएंट आता है, कोई किसी भी वेरिएंट के लिए हमको जो नए एंटीजेंस को इनकॉर्पोरेट करना है, वो काम शोधकर्ता अपने लेवल पे बहुत तेजी से कर ही रहे होते हैं। और जैसा कि इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है, हर साल हर दूसरे तीसरे साल जब भी पैंडेमिक आती है तो एक नया वायरस होता है, और हमारे साइंटिस्ट उस नए वायरस के अगेंस्ट में एक नई वैक्सीन तैयार कर लेते हैं, और उससे फिर हम उस नए वायरस के अगेंस्ट में भी हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है। वही कहानी और कोरोना वायरस की। जी बिल्कुल। और ये एक सतत प्रक्रिया है कि किसी न किसी पार्ट पे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए हो या फिर किसी भी वायरस के क्या म्यूटेंट आने के बाद में कि वायरस का क्या रूप हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, एक दूसरे से जो इनके जर्नल्स हैं उसके जरिए भी चर्चाएं जारी रहती है कि हमारे यहाँ पे शोध मिला है, आपके यहाँ पे ये आ सकता है। जैसे 9 देशों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम उसी माध्यम से है। और जो बच्चों की एक राहत की खबर ये कही जा सकती है कि जो केसेज 21 मिले थे, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश में मिले थे, उनमें से 1 बच्ची थी, यानी कि 3 एडल्ट थे। तो ये नहीं कह सकते कि अगर हाँ 3 बच्चे होते 1 एडल्ट होता तो ये मान के भी चल सकते थे कि ये सारे जो हैं ये अफेक्ट करेंगे बच्चों को। लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी है, तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल। है ये बात सही है कि डेल्टा प्लस हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है और उसके संक्रमित केसेस भी आने लग गए हैं, लेकिन उसके क्लिनिकल रिस्पांस पे नजरें बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो नजर रखी जाती है, जिसे साइंस की भाषा में जीनोम सीक्वेंस कहते हैं, उसके जरिए एक एक चीज, एक एक पहलू पर नजर भी रखी जा रही है कि क्या दिशा बदल सकता है, जिसे हम बहरूपिया कह सकते हैं, इसका रूप क्या हो सकता है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये वायरस आ चुका है। मैं चलिए एक छोटा सा सवाल के शर्मा साहब के इससे लेना चाहूंगा, समय कम है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन या इस वेरिएंट को लेकर के कुछ आगाह किया गया है कि हाँ 3rd वेव की संभावना है या डेल्टा प्लस आ चुका है, हमें सावधान रहना है? नहीं, संभावनाएं तो है ही, ये तो आया है, अलर्ट तो आया है कि संभावना है, और जी। उसी के मद्देनजर अपन तैयारियां कर रहे हैं। जो भी ग्रास रूट लेवल पे जो अपन तैयारियां कर रहे हैं 3rd वेव से लड़ने के लिए, वो सब तैयारियां कर रहे हैं अपन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनको, ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि किस प्रकार से आपको मैनेज करना अगर किसे जाते हैं।
ये है। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, आपने हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए एक बार फिर आपका आभार। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो आ गया, वेरिएंट डेल्टा ही है, उसका डेल्टा प्लस एक नया म्यूटेंट उसमें आया है और ये भारत में भी आ चुका है। 9 देश ऐसे हैं जहां पे ये वायरस अभी मिला है, लेकिन ये किस स्थिति में रहेगा, क्या रहेगा, बहुत जल्दबाजी है कहना। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप वैक्सीनेशन की, अगर आपका एज है तो आप जरूर लगवाएं, वो आपके लिए बड़ी कारगर हो सकती है। आप डिस्टेंस रखें, आप अगर जरूरी नहीं है तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे अगर सेफ्टी मेजर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आके ये वायरस भी चला जाएगा और हम लोग सब पटरी पे वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।